Good morning, dear students. Yesterday, we have started a new chapter that is biomolecules, and that we have discussed about types of the biomolecules, as well as we have also started with a type of a biomolecule that is amino acids. So we were on the way of the discussion of the amino acids. Okay. Yesterday, we have discussed what are the amino acids, what are the groups involved in the formation of a structure of amino acids, and some of the examples, some particular type of the classifications of the amino acids. Today we are moving some biochemical aspects of the amino acids. So let's move. In amino acids, you can see NH2 and COOH, that is amine, amino group, and carboxylic acid group, have ionizable nature. Okay, you know that NH2 can be ionized, that can become NH3 plus. Okay, and COOH can be ionized as COO minus. Okay, so you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पे NH2 को आप NH3 plus में आयोनाइज कर सकते हैं, और COOH में से आप एक प्रोटॉन निकाल दीजिए. हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन होता है. आप उस एक प्रोटॉन को निकाल दीजिए तो इट विल बिकम COO माइनस. यहाँ पे एक प्रोटॉन ऐड करिए तो इट विल बिकम NH2 NH3 प्लस. तो ये हो जाएगा कैटायन और ये हो जाएगा एनायन. और एमिनो एसिड में ये दोनों आयोनाइजेबल नेचर वाले ही हैं. सो दोनों का आयोनाइजेशन होता रहता है. ओके, सो द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड्स चेंजेस इन सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंट पीएच. और ये भी हमें पता है कि जब आयोनाइजेशन होता है, ओके, तो ऑब्वियस है किसी सॉल्वेंट में ही आयोनाइजेशन होगा. टेक फॉर एग्जांपल, आप कोई शुगर को, ग्लूकोज को सपोज आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका आयोनाइजेशन नहीं होगा तो वो शुगर, वो ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी. इन द सेम वे सॉल्ट, दैट इज NaCl, हमारा किचन सॉल्ट जो है उसकी हम बात करते हैं. NaCl, इसका चार्ज 0 है. द रीजन इज Na+1 Cl-1, ये दोनों कंबाइन होके बने NaCl. लेकिन जैसे आप इसको वाटर में मिक्स करते हैं, इट गेट्स आयोनाइज्ड और उसमें से आयंस बच जाते हैं Na+Cl-. तो आयोनाइजेशन इज मस्ट. लेकिन आयोनाइजेशन होने के लिए भी एक सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. तो यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप हैं आपके मॉलिक्यूल के, दैट इज NH2 एंड COOH, यू कैन से. इन दोनों का आयोनाइजेशन पॉसिबल है. इन दोनों का आयोनाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन ये जो आयोनाइजेशन करना है वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट आयोनाइजेशन होगा. ओके, अब देखिए, बोथ NH2 and COOH are ionized if both NH2 and COOH are ionized simultaneously. अगर दोनों एक साथ आयोनाइज हो रहे हैं तो ये हो जाएगा NH2 प्लस, NH3 प्लस सॉरी, एंड COO माइनस. अब इसका चार्ज 1 पॉजिटिव है, इसका चार्ज 1 नेगेटिव है, तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली इसका नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाने वाला है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ द आयन इज नोन एज ज्विटर आयन. वेरी इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, NH3 प्लस हो जाता है और COO माइनस हो जाता है तो नेट चार्ज हो जाएगा 0. ओके, अब लेकिन फिर भी है तो ये आयन ना, क्योंकि इसके पास चार्ज है. अब आयन किसको बोलते हैं? जिसके पास चार्ज होता है कोई ना कोई, उसको हम आयन बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि जहाँ पे नेट चार्ज जो है पूरे मॉलिक्यूल का वो 0 हो जाता है. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन. आप पहले यहाँ पे एक देखिए, उसके बाद मैं आपको रिवर्ट बैक करवा के एक और मॉलिक्यूल दिखाता हूँ, एमिनो एसिड का एक और फॉर्म. आप मुझे बताइएगा दोनों में डिफरेंस है या सेम है. यू कैन सी ओवर हियर, सेंटर वाला मॉलिक्यूल देखिए, ये एमिनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये R ग्रुप साइड चेन, ये एक H तो ऑलरेडी अटैच होता है. अब देखिए यहाँ पे दोनों का आयोनाइजेशन एक साथ हुआ है, NH3 प्लस COO माइनस, +1 -1. मतलब अल्टीमेटली ये जो पूरा मॉलिक्यूल है ये ना ही पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन के जैसे बिहेव करेगा,
ना ही ये एन आयन के जैसे बिहेव करेगा। द रीजन इज दोनों चार्ज एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं। अब एक और मॉलिक्यूल देखिए, कल जो हमने देखा था, बैक जाते हैं। ओके फाइन, इन तीनों मॉलिक्यूल को देखिए। ये जो है, अब यहाँ पे NH2 है, NH3 प्लस नहीं है, यहाँ पे COOH है, COO माइनस नहीं है। अब आप अपने हिसाब से सोचिए, इसका भी और इसका भी, ये तीनों सेम ही है, सिर्फ R ग्रुप चेंज हुआ है यहाँ पे। ओके, H CH3 CH2OH, तीनों का चार्ज क्या होगा? तो यहाँ पे तीनों का कोई चार्ज ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई आयन प्रेजेंट ही नहीं है, ना ही यहाँ पे पॉजिटिव आयन है, ना ही यहाँ पे नेगेटिव आयन है। ओके, तीनों का चार्ज यहाँ पे जीरो है, इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द चार्ज इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है? यू कैन सी नाउ, देखिए यहाँ इसका भी नेट चार्ज तो जीरो ही है। अभी मैंने आपको जो तीन मॉलिक्यूल दिखाए उनका भी नेट चार्ज जीरो ही था, वहां पे हम बोल नहीं सकते नेट चार्ज जीरो, क्योंकि चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज कहाँ से आया? लेकिन वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे तीनों, इसका नेट चार्ज जीरो है, और ये भी बिहेव तो न्यूट्रल के जैसे करेगा, लेकिन केमिकली फंक्शनली बोथ आर डिफरेंट। क्योंकि वहां पे क्या था, NH2, और यहाँ पे था COOH, तो चार्ज जीरो हो गया ऑटोमेटिकली, यहाँ भी चार्ज जीरो ही हो रहा है। ओके, तो फिर वहां पे एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ था, यहाँ पे चेंज है। तो डियर स्टूडेंट्स, सीधी बात है, एमिनो एसिड्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या आप बोल सकते हैं सेल के फ्लूइड में कहीं पे भी, मतलब साइटोप्लाज्म के अलावा जहां कहीं भी होंगे, दे आर प्रेजेंट इन अ लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम का लिविंग सेल में मेन सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सो ऑब्वियस है कि वो वाटर में जब जाएंगे तब वो डिजोल्व्ड फॉर्म में रहने वाला है। ओके, तो आयन फॉर्म में रहेंगे, लेकिन ये आयोनाइजेशन दो ग्रुप का हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे आयोनाइजेशन पैटर्न चेंज हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। अगर आप पीएच कम करोगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये न्यूट्रल pH 7 है। ओके, दिमाग में रखिएगा, NH3 प्लस COO माइनस नेट चार्ज जीरो बिहेव करेगा न्यूट्रल के जैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज pH 7। पीएच स्केल आपको पता होगा, 0 से लेके 14 तक है, उसमें 0 से लेके 7 तक की जो पीएच है, नॉट 7 बट अप टू 7, इट इज एसिडिक पीएच। मोर देन 7 अप टू 14, ओके, इट इज इंक्लूडेड, 14 इंक्लूडेड। ओके, तो इट इज अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच, और जो एब्सोल्यूट 7 नंबर है, दैट इज न्यूट्रल पीएच। That is neutral pH. It will not act as acid, it will not act as base. Okay. तो बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि इसका नेट चार्ज जीरो है, मतलब ये मान लेते हैं कि ये ना ही एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ना ही बेस के जैसे बिहेव करेगा। तो वो बात सही है, लेकिन pH 7 नहीं होगी इसकी, जरूरी नहीं है कि pH 7 होगी। ओके, अब देखिए, जब ये न्यूट्रल के जैसे बिहेव करता है, उससे अगर आप pH कम करते हो, जब ये न्यूट्रल के जैसे बिहेव कर रहा है, उससे अगर आप पीएच कम करते हो, तो इट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखिए, प्रोटोनेशन हो रहा है, H ऐड हो रहा है, अब ये एसिड बन गए COOH। तो मान लीजिए कि ये इसकी पीएच 6 है, सेंटर वाले मॉलिक्यूल की। 6 से अगर आपने पीएच कम की, तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, मतलब COO माइनस के साथ H जुड़ जाएगा, NH3 प्लस तो रहने ही वाला है वहां पे, तो इट विल एक्ट एज एसिड। अगर 6 से पीएच आपने बढ़ा दी, 6 इज एन जस्ट एग्जाम्पल, वो कुछ भी हो सकता है पूरी पीएच स्केल पर से। अगर आप इसकी पीएच इंक्रीज करोगे तो डी प्रोटोनेशन होगा। आप देखिए, COO माइनस तो जैसा का था वैसा ही है, लेकिन NH3 प्लस में से एक प्रोटॉन रिमूव हो गया। नाउ एमिनो ग्रुप, इट विल एक्ट एज बेस। ओके, तो
ऐसे आयोनाइजेशन सिंगल ग्रुप का भी हो सकता है, दोनों ग्रुप का साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। जब दोनों ग्रुप का साइमल्टेनियस होता है आयोनाइजेशन, उस फॉर्म को बोला जाता है ज्वीटर आयन। क्या बोला जाता है? ज्वीटर आयन। और जिस पीएच पे इसका आयोनाइजेशन होता है इन द ज्वीटर आयनिक फॉर्म, इट इज नोन एज पीआई। वो पीएच जो उसको बोला जाता है पीआई। ओके, पीएच एट विच एमिनो एसिड, याद रखिएगा, पीएच एट विच एमिनो एसिड्स एग्जिबिट ज्वीटर आयन फॉर्म, the pH at which amino acids act as sweeter ion form is known as, ये मैंने पीआई की डेफिनेशन बताई। मतलब ऐसी पीएच 0 से लेके 14 तक, ऐसी कोई भी पीएच जहां पे एमिनो एसिड का नेट चार्ज 0 हो जाता है, मतलब इट इज एक्टिंग एज ए ड्यूअल आयन, मतलब पॉजिटिव आयन भी लगता है, नेगेटिव आयन भी लगता है एक साथ, उस फॉर्म को बोला जाता है ज्वीटर आयन। और उस पीएच को बोला जाता है पीआई, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। उसका जो फुल फॉर्म है दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों? आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रिक दैट इज चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, आइसो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज यहाँ पे इक्वल हो जाते हैं, ऐसा ही पीएच का पॉइंट। ओके, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये मैंने आपको नीट के लिए बताया है। फाइन। सो this is about ionization of the amino acids. So discussion of amino acids is getting over, and now we are moving towards lipids. So lipids are water insoluble. They contain C, H and O, but number of oxygen atoms is less. Okay, इसीलिए fat deposition in body is a problem because depleted oxygen in molecule. Already lipid में ऑक्सीजन कम होता है, शुगर में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली होता है, प्रोटीन में होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज लेस। फाइन। नाउ टाइप्स ऑफ लिपिड्स। तो एक तो है सिंपल लिपिड्स, दूसरे हैं कंपाउंड लिपिड्स, ओके, थर्ड derived lipids. Okay, simple lipids, compound lipids and derived lipids. Okay, तीन तरह के हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एग्जांपल भी देखेंगे। Simple lipids, they are formed of fatty acids and alcohol like glycerol. तो जब आप बोल सकते हैं इसके लिए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, बोलने में ऐसा आना चाहिए डायरेक्टली, आपके जुबान पे ऐसा आना चाहिए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इज अ काइंड ऑफ अल्कोहल। ओके, तो these are formed of the fatty acids and alcohol like glycerol. Fatty acids are lipids with a hydrocarbon chain which is known as R group ending in कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दैट इज COOH ग्रुप। दैट इज, अगर आपको किसी फैटी एसिड का या बताना है स्ट्रक्चर, तो इन शॉर्ट यू कैन राइट R देन बॉन्ड COOH, ये लास्ट कार्बन, ये जो है ये पूरा CH3 CH2 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 ऐसा हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा चेन हो सकता है CH3 CH2 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 एंड अल्टीमेटली COOH। ओके, तो ये पूरा चेन है। ओके, हाइड्रोकार्बन का, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नथिंग एल्स, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नथिंग एल्स। ओके,
और एट द एंड इट विल बी हैविंग COOH। ओके, मैं सिंपल एक आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, भले ही शायद आप केमिस्ट्री में पढ़ते भी होंगे। वो ऐसे होता है CH3 CH2 CH2। अब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। ओके, n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, और बाद में है COOH। ये हो गया आपका सिंपल लिपिड। ओके, फैटी एसिड मतलब नॉट एंटायर सिंपल लिपिड, लेकिन उसका फैटी एसिड वाला पार्ट, अभी इसमें ग्लिसरॉल जोड़ना बाकी है। तो ये सिंपल है, ये चेंज हो सकता है। ये नंबर जो है n, इट मे वेरी। ये n नंबर जो है, आई एम सॉरी दैट आई यूज द रॉन्ग color for my pen. Okay, I will change, sorry, because यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। I will change. So fatty acids are lipids with the hydrocarbon chain, that is R group। ये पूरा R group है, CH3 से लेके CH2N नंबर तक ये R group, और उसके बाद COOH। ओके, तो ये पूरा फैटी एसिड का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल क्या क्या है? पाल्मिटिक एसिड। ओके, इट इज वन सच एग्जाम्पल। पाम ट्री के जो प्रोडक्ट्स है उसमें से मिलता है, जस्ट लाइक कोकोनट। पामिटिक एसिड है 16 कार्बन। आप देखिए 16 कार्बन, मतलब आप देखिए यहाँ पे दिखा दिया मैंने जैसे बताया था ऐसे। CH3 देन डैश मतलब बॉन्ड, CH2 for 14 टाइम्स, तो हो गए 1 CH3, 14 times CH2 that is 15, and COOH that is 16। 16 carbons are there। और C15 H31 बॉन्ड COOH, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला सही है। C15 H31 के H31 कैसे होंगे? तो 14 into 2 that is 28, and 3 this 31। C15 14C plus 1C that is 15C plus 31H and then COOH। and arachidonic acid, one more is there। arachidonic acid has 20 carbons। तो 20 carbons का चेन आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, 20 कार्बन का चेन आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1, मतलब टोटल हो जाएंगे 20। ओके, तो palmitic acid, arachidonic acid, these are such simple lipid molecules, fatty acids। ओके, यू कैन सी द चेन। यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देखिए। ओके, सेंटीपेड के जैसे दिख रहा है, राइट? सेंटीपेड के जैसे दिख रहा है। यहाँ पे देखो बताया हुआ है ऑलरेडी, ऑक्सीजन कितने हैं, रेशियो दिखाया है C16O0। ओके, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे पूरे, सॉरी, ये लास्ट में जो है 2 ऑक्सीजन है, एटम्स है। 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यू कैन सी, राइट, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। पूरे इतने चेन में ओनली 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फाइन। और यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड, राइट, ये O2 नहीं है। ओके, 2 अलग अलग ऑक्सीजन है, तो आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हैं, दैट इज 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, ये एराकिडोनिक एसिड का पूरा चेन है, राइट। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये जो फैटी एसिड्स जो है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर सैचुरेटेड एंटायर सिंपल लिपिड्स, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड्स। ओके, मतलब सिंपल लिपिड बनाने के लिए जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो फैटी एसिड के यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड सिंपली किसको बोला जाता है, या कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स ओनली, कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, वो सैचुरेटेड तब कहलाता है जब उसकी सारी वैलेंसी यूटिलाइज हो चुकी है विदाउट एडिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड आपको देखने मिलते हैं, तो इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। जब ये अनसैचुरेटेड होता है तब आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलेंगे।
they have no double or triple bonds between the carbon atoms because they are saturated. कार्बन की चारों वैलेंसीज यूटिलाइज हो चुकी है. लाइक दिस बैक करते हैं. ये देखिए ये पूरा सैचुरेटेड है. नो डबल बॉन्ड नो ट्रिपल बॉन्ड. हाँ ये यहाँ पे होगा. इट इज एक्सेप्शन. बिकॉज एक्सेप्शन नहीं है वैसे तो, लेकिन ये COOH है, पूरा एसिडिक ग्रुप है, वो अलग चीज है. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चेन. इस चेन में कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिखना चाहिए. यहाँ पे देखिए है डबल बॉन्ड. तो एराकिडोनिक एसिड इज अनसैचुरेटेड, पाल्मिटिक एसिड इज सैचुरेटेड. ओके, क्योंकि उसकी कार्बन की चारों वैलेंसीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है. ओके, एग्जाम्पल palmitic acid, stearic acid. Stearic acid is one such example. Palmitic acid one such example. Okay, which are saturated fatty acid. यहाँ पे stearic acid का आपको दिखाया है 17 कार्बन, मतलब 16 का ये चेन है और 17 नंबर, सॉरी 17 का ये चेन है और 18th नंबर जो है that is the COOH. Okay, unsaturated fatty acid, they have one or more CC bonds, CC double bonds, one or more CC double bonds are there. Example, ओलिक एसिड. ओके, अब देखिए डिफरेंस कहाँ पे हो गया. COOH तो वैसा का वैसा ही है, कार्बन नंबर 17 ओलिक एसिड में भी है, कार्बन नंबर 17 स्टीयरिक एसिड में. लेकिन हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करिए 35 और वहां पे 33. 2 हाइड्रोजन कम हो चुके हैं. ओके, 2 हाइड्रोजन वहां पे कम हो चुके हैं. तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन कम मतलब एक डबल बॉन्ड देखने मिलेगा. तो देखिए यहाँ पे आपको एक डबल बॉन्ड देखने मिलेगा. ओके, 2 हाइड्रोजन, एक इसका कम हुआ और एक इसका कम हुआ, तो दोनों की वैलेंसी वेस्ट जा रही है. तो दोनों ने क्या किया, डबल बॉन्ड बना दिया. फिर एराकिडोनिक एसिड में भी ऐसा ही है. ओके, इट इज हैविंग डबल बॉन्ड्स. ओके, तो आपको फॉर्मूला देके भी नीट में पूछ सकते हैं कि वेदर इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड. जैसे अ फैटी एसिड हैविंग दिस फॉर्मूला C19H31COOH, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. बहुत सिंपल से आप डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर दे सकते हैं. COOH को तो टच भी नहीं करना है. देखना यहाँ पे इसमें 19 जो है ना, इसमें से एक कार्बन ऐसा होगा, फर्स्ट कार्बन, जिसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं. आप देखिए फर्स्ट कार्बन, मैं आपको ये सॉल्व करने का आइडिया दिखा रहा हूँ. ओके, बहुत बार स्टूडेंट्स होते हैं कि क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या पता चलेगा. कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है. ओके, फॉर्मूला दे देंगे वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. तो C19, COOH को छोड़ दीजिए, वो तो वैसा का वैसा ही है. लेकिन ये C19 जो है उसमें से फर्स्ट कार्बन वो 3 हाइड्रोजन वाला होता है. चलो तो उसको निकाल दीजिए, 3 हाइड्रोजन. अब बाकी कितने बचे, 19 में से एक कार्बन चला गया, तो कितने बचे, 18. अब अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ओके, तो उसके पास 18 इंटू 2. ओके, 18 इंटू 2 इतने होने चाहिए. ओके, 18 आपके पास 18 कार्बन बचते हैं, फिर 18 इंटू 2, तो उतने आपके पास होने चाहिए हाइड्रोजन. लेकिन वहां पे हाइड्रोजन इतने नहीं है. ओके, फाइन. तो दैट्स व्हाई यू कैन से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन रहा है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन रहा है. ओके, देखिए आप काउंट करें, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे अगर होता तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 37. ओके, ऑब्वियस है, राइट. तो इसके हिसाब से ये मोनो अनसैचुरेटेड आपको दिखाया है, राइट. मोनो अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ओनली. फाइन, तो उसके हिसाब से ये होने चाहिए, लेकिन इतने नहीं हो रहे हैं. फाइन, एंड दैट्स व्हाई इट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ओके, यहाँ पे आप फॉर्मूला काउंट करिए. अगर ये फॉर्मूला आपको दिया, स्टीयरिक एसिड का फॉर्मूला दिया है, वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो कैसे आंसर देंगे.
तो C17 जो है उसमें से एक हो जाएगा 3 कार्बन वाला, सॉरी 3 हाइड्रोजन वाला, तो 3 हाइड्रोजन साइड पे कर दीजिए, बाकी वजह 16। ओके, 16 कार्बन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 इंटू 2 32 और 34 35 30 33 34 एंड 35, तो H35 हो रहे हैं, 35 होने चाहिए अगर 17 कार्बन है तो। ओके, अगर ये होते हैं, ओके, तो मान लीजिए कि यू आर करेक्ट, देन इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, सिंपल एक और फॉर्मूला है। ओके, कार्बन नंबर से हाइड्रोजन नंबर अगर डबल प्लस वन है, ओके, देन इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, मतलब 17 इंटू 2 34 प्लस 1 35, कार्बन नंबर से हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो डबल प्लस वन। ओके, मतलब कार्बन n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस वन होना चाहिए, देन इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये सिंपल फॉर्मूला है, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन 2n प्लस वन होना चाहिए, देन इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर 2n प्लस वन नहीं बैठ रहा है, मतलब अगर आपको बोला 19, तो 19 इंटू 2 38, ओके, 39 अगर होते हैं तो फिर ये सैचुरेटेड है, 39 से कम है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो ये नीट के क्वेश्चंस क्रैक करने का मैंने आपको आइडिया दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, अभी हमने फैटी एसिड की बात की ना, व्हाट अबाउट ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल क्या है? तो इट इज डिराइवेटिव स्ट्रक्चर। ओके, इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल इज अ ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे। ओके, ट्राई हाइड्रोक्सी मतलब 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। ओके, प्रोपेन अगर ये होता, सही में प्रोपेन होता, तो ये क्या होता, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन हो जाता, नॉर्मल प्रोपेन, एन प्रोपेन जिसको बोला जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है, हर जगह पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया गया है OH ग्रुप से, तो ट्राई हाइड्रोक्सी हो गया। 3 अलग अलग लोकेशन पे 3 OH ग्रुप है, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। स्ट्रक्चर बेसिक फॉर्मूला किसका है? प्रोपेन का। ओके, बेसिक फॉर्मूला है प्रोपेन का। प्रोपेन होता तो यहाँ पे OH की जगह पे H होता, यहाँ पे भी H होता और यहाँ पे भी H होता, तो ये प्रोपेन हो जाता, लेकिन रिप्लेस करके OH लगाया गया है, तो इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। Fatty acids are esterified with glycerols through ester bond, forming monoglycerides, diglycerides and triglycerides. अब आपको लिपिड बनाना है। फैटी एसिड इज अ मॉलिक्यूल यू आर हैविंग, ग्लिसरॉल इज अ मॉलिक्यूल यू आर हैविंग, अब उसका आप एक केमिकल बनाइए, दैट इज लिपिड, उन दोनों को साथ जोड़ के। तो दोनों को साथ जोड़ना है तो ऑब्वियसली बीच में एक बॉन्ड बनेगा, दैट इज एस्टर बॉन्ड। ये नीट क्वेश्चन है। In lipids, fatty acids are joined with or linked with glycerol through which bond? मैं आपको प्रोबेबल बता देता हूँ क्या ऑप्शन दे सकते हैं आपको। एक तो एस्टर बॉन्ड देंगे, दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड आपको देंगे, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देंगे और चौथा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देंगे। ओके, ये सभी बॉन्ड आप पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, अभी एस्टर बॉन्ड को याद रखिए। ओके, तो एस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं और इसलिए इसको बोला जाता है एस्टरिफाइड। एस्टरिफिकेशन होता है यहाँ पे। ओके, फॉर्मिंग मोनोसैकेराइड्स, सॉरी मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड ट्राइग्लिसराइड। कैसे होता है? 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू मोनोग्लिसराइड। तो ये देखिए, ये जो पूरा फॉर्मूला है जहाँ पे अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इट इज ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको याद है, और यहाँ से जो जुड़ा है दैट इज द चेन ऑफ फैटी एसिड। तो 1 ग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड इज इक्वल टू मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड, ओके, इज मोनोग्लिसराइड। 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स, तो इट इज डाइग्लिसराइड। 1 ग्लिसरॉल प्लस, बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल से आपको समझाया है, 1 ग्लिसरॉल प्लस
टू फैटी एसिड। देखिए पहले नंबर पे आपने जोड़ दिया था एक फैटी एसिड तो मोनोग्लिसराइल, वहां पे रखिए उसको और दूसरे नंबर पे एक और फैटी एसिड को ज्वाइन करें। आप देखिए R1 R2 मतलब पूरा चेन चेंज हो सकता है। ये R1 का R1 भी रह सकता है यहाँ पे, R1 R2 का मतलब वो पूरी जो चेन थी ये वाली, ये पूरी चेन, ये चेन सेम टू सेम अगर होगी तो R1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर चेंज होती है तो R2। तो डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड आप समझ सकते हैं, 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड दैट इज ट्राइग्लिसराइड। आप देखिए तीनों जगह पे R1 R2 R3 तीन फैटी एसिड जुड़ गए हैं विद द 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। ओके, तो मतलब ये हुआ कि फैटी एसिड को जब आप ग्लिसरॉल से जोड़ते हैं तब क्या बनता है, लिपिड्स बनते हैं, सिंपल लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड में आप देखिए R1 R2 एंड R3 आर द फैटी एसिड्स। ये तो आपको अब पता चल ही गया है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखा है। ये देखिए आप ग्लिसरॉल का बैकबोन पूरा है। आप समझ लीजिए ग्लिसरॉल का यहाँ पे क्लैंप लगा हुआ है, उस क्लैंप पे 3 चेन यहाँ पे अटैच किए गए हैं। ओके, हर एक कार्बन के साथ, पहला चेन R1, दूसरा R2, तीसरा R3। बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स आर लिपिड्स बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट्स। लिपिड्स मतलब कि ट्राइग्लिसराइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं फैट्स, ओके, which are having higher melting points, एक होते हैं फैट्स which are having higher melting points, और दूसरे होते हैं ऑयल्स which are having lower melting point। घी जो है that is fat, it is higher melting point, okay, butter that is fat, higher melting point, इसीलिए नॉर्मल टेम्परेचर पे ये थिक होते हैं। ऑयल्स विच आर हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट, तो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं ऑयल्स, राइट। तो ट्राइग्लिसराइड्स आर लिपिड्स विच आर हैविंग टू टाइप्स, फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट और ऑयल में डिफरेंस है। नाउ द सेकंड वन इज अ कंपाउंड लिपिड्स। These are the esters of the fatty acids and alcohol with additional groups। सिंपल लिपिड में क्या था, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, यहाँ पे कुछ और भी तीसरा इनके साथ जुड़ने वाला है, तो ऑब्वियस है वो कंपाउंड लिपिड हो जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स लिपिड हो जाएंगे ना। एडिशनल ग्रुप, कोई रिएक्टिव ग्रुप अटैच हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोलिपिड, समझ सकते हैं, लिपिड मतलब फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और उसमें आपने जोड़ दिया है फॉस्फेट ग्रुप, तो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स, तो देखिए फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट ग्रुप दैट इज फॉस्फेट लिपिड, इज वेरी सिंपल। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन्स, फॉर एग्जांपल लेसिथिन। सेल मेम्ब्रेन में याद करिए, सेल वाला चैप्टर जब हम पढ़े थे तब उसमें बोला था लिपिड बायलेयर जो होता है, उस लिपिड बायलेयर में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड बायलेयर में देयर आर फॉस्फोलिपिड्स, और उसमें से एक मेंबर आपको यहाँ पे बताया गया है दैट इज लेसिथिन। लेसिथिन इज वन सच फॉस्फोलिपिड। देखिए यहाँ पे ये पूरा जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे अभी कर्सर घूम रहा है दैट इज ग्लिसरॉल है, ये पूरा ग्लिसरॉल का बैकबोन है। फिर ये पूरा R1, ये R2, यहाँ पे R3 है, लेकिन ये R3 किसके थ्रू जुड़ा है, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप, तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। ये नॉर्मल वाला R1 R2 पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ, तीसरे कार्बन पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन है जहाँ पे R ग्रुप जो है ये फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू जुड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज लेसिथिन। ओके फाइन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। ओके, derived lipids, these are the products of the hydrolysis of simple lipids and compound lipids। derive किए गए हैं, प्रोड्यूस किए गए हैं लिपिड्स में से, that's why it is called derived lipids। products of the hydrolysis of simple lipids and compound lipids, for example cholesterol is a derived lipid। okay, और जो derived lipid है
उसका बर्निंग का मतलब होता है उसका मेटाबॉलिज्म जो है इट इज वेरी टफ। ओके, तो उसको डिराइव किया गया है। कोलेस्टेरॉल का मॉलिक्यूल ही आपको दिखा, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स बन चुका है। ओके, लिपिड्स पहले हमने ऑयल और फैट्स देखे थे, उसमें इतना नहीं था। इवन कंपाउंड लिपिड्स भी जो थे वो भी इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे जितना कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज यहाँ तक रखते हैं। लिपिड्स के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कशन खत्म किया है। नेक्स्ट सेशन वी विल मूव टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नाइट्रोजन बेसिस के बारे में भी उसी लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर। अदरवाइज मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का ये कहता है कि ये चैप्टर स्टूडेंट्स को बहुत बार प्रॉब्लम्स, मतलब मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, प्रॉब्लम्स इसलिए अगर ठीक से नहीं समझोगे कंसेप्ट को तो प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स का ये बोलना होता है कि ये चैप्टर पूरे सिलेबस में अगर पूछा जाए कि कौन सा चैप्टर आपको टफ लगता है पूरे सिलेबस में, तो चैप्टर नंबर 9। लेकिन हमारे लिए ये नहीं होना चाहिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव वे में हमारा ये चैप्टर चल रहा है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर करके पढ़िए एंड build up your concept in this particular chapter. Okay, so for today I am ending the session. Have a nice day.